हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सर्चिंग को कंप्लीट करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पूरा कर देंगे। देन हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको टाइम से मिल जाए। सर्चिंग में देखो हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले बात की सर्चिंग एल्गोरिदम का हम क्यों यूज़ करते हैं। जब भी आपको कोई गिवन एरे है उसमें से, ये तो जैसे मैंने छोटा सा एरे बना दिया, बट अगर मान लेते हैं यहाँ पे n नंबर ऑफ डेटा होते, 1000 डेटा होते, 2000 डेटा होते, 10,000 डेटा होता, उस पूरे एरे में से किसी एलिमेंट को सर्च करना, किसी डेटा को सर्च करना, वो सर्चिंग देखो हमारे पास करने के दो मेथड होते हैं। एक हम लीनियरली सर्च करते हैं, दूसरा बाइनरी सर्च करते हैं। वो तो हम आगे डिटेल में देखेंगे। बट किसी गिवन एरे में डेटा को सर्च करने के लिए हम जिन एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है सर्चिंग एल्गोरिदम। मैंने इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिख दी कि किसी एरे या लिस्ट में से डेटा एलिमेंट्स को सर्च करना, और उसके लिए जो सर्च करने के लिए हम जो भी एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे उनको एग्जैक्टली बोला जाता है सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग एल्गोरिदम देखो दो तरह की होती है। एक तो होती है लीनियर सर्च और दूसरी होती है बाइनरी सर्च। सॉर्टिंग टॉपिक ही जो था वो थोड़ा बड़ा था। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च ये दो ही सर्च होती हैं। इनके बारे में अब हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। लीनियर सर्च क्या होता है, इसके लिए देखो कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो जो आपका एरे है, एरे मस्ट बी अनसॉर्टेड, कि एरे जब आपको ऐसा मिले जो सॉर्टेड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरीके से कोई एरे मिला जिसमें डेटा दिया है 3, 9, 1, 8, 16, 2, 4, ऐसा कोई एलिमेंट दिया जहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में डेटा हमें नहीं दिया, कोई फिक्स इसका सीक्वेंस नहीं है, तो हमें इस पूरे एरे को अरेंज करना पड़ता है। उसे तो बोलते हैं सॉर्टिंग। बट अगर अब मैं आपको ये बोलूँ मुझे एक एलिमेंट सर्च करना है 2, आप मुझे ढूंढ के बताओ, तो जब तक एरे सॉर्टेड नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 पहले आप फर्स्ट एलिमेंट को सर्च करोगे, 2 के साथ मैच करोगे, नहीं मिलेगा तो आप अगले पे जाओगे, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट पे जाओगे, नहीं मिलेगा तो अगले पे जाओगे। इस तरह से हमें 1 बाय 1 जब किसी एरे को कंप्लीट सर्च करना पड़े, जब तक वो डेटा हमें मिल नहीं जाता तब तक, तो इस तरह के सर्चिंग टेक्निक को बोला जाता है लीनियर सर्च। कंडीशन बस इसमें ये ध्यान रखना, अगर एरे अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड नहीं है, तो हमारे ऊपर ये बाउंडेशन है, हमें लीनियर सर्च लगाना ही पड़ेगा। सबसे घटिया सर्च होती है, बहुत ज़्यादा हम इग्नोर करते हैं, हमें लीनियर सर्च ना करनी पड़े। बट अगर हमारे पास अनसॉर्टेड एरे आ जाए तो हमें लीनियर सर्च अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब 2 की पोजीशन एग्जैक्टली होनी चाहिए थी 1 और 2, मतलब दूसरी पोजीशन पे वो मिल जाता। एरे सॉर्टेड नहीं है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, एरे को n एलिमेंट तक सर्च करना पड़ेगा। जितना लंबा वो एरे होगा लास्ट एलिमेंट तक सर्च करना पड़ेगा जब तक हमें हमारा डेटा ना मिल जाए। इसमें 2-3 तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब देखो हम इसी एरे को लेके चलते हैं। मान लेते हैं मुझे सर्च करना था 3, तो जब भी एरे के अंदर हम लीनियर सर्च को अप्लाई कर रहे हैं और हमें हमारा एलिमेंट पहली पोजीशन पे ही मिल जाए, जैसे 3 हम सर्च कर रहे थे, हमें फर्स्ट पोजीशन पे ही जो एरे है वो मिल गया, जो डेटा था वो मिल गया। इस कंडीशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हो जाती है ऑर्डर ऑफ 1, कि आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट को सर्च किया और ये न के बराबर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर कोई वैल्यू अगर आ जाती है उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम मानते हैं कांस्टेंट, कि आप उसको गिनो या नहीं गिनो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इसमें कोई नंबर इस तरीके से लिख दो n, यहाँ पे n की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, या n log n, या फिर n स्क्वायर, n क्यूब, इस तरीके से अगर आप कोई कॉम्प्लेक्सिटी रखते हो तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि n की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है। हो सकता है n की वैल्यू 10 हो, और ये भी हो सकता है कि n की वैल्यू 1000 हो। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। पहली बात हमने की
अगर हमें हमारा सर्च किया गया डेटा फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ 1। दूसरी बात, अगर मैं सर्च करती यहाँ पे 8, तो देखो 8 मुझे कहाँ मिलता, फर्स्ट एलिमेंट पे नहीं मिलेगा, दूसरे पे नहीं मिलेगा, फिर हम अगले पे जाएंगे, तीसरे पे नहीं मिलेगा, फिर चौथे पे मिल जाएगा, और लगभग हम इस पूरे एरे के मिड में चले गए। तो एवरेज केस के अंदर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मानी जाएगी कि n+1, जितने नंबर ऑफ एरे के अंदर जितना डेटा है वो n+1/2। n यहाँ पे है 8 + 1 करेंगे, इसका मतलब 9/2, और लगभग हम चौथे एलिमेंट पे जाके इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल लेंगे। तीसरी बात करेंगे कि अगर वो एलिमेंट होता जो हम सर्च करना चाहते हैं वो है 4, तो 4 आपको दिख रहा होगा इस एरे का अंतिम एलिमेंट है। इस समय पे लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n। आपको जितने भी डेटा दिए गए हैं एरे के अंदर उन सबको सर्च करते हुए लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके आपको अपना डेटा मिलेगा। अब ये तो बात हम तब कर रहे हैं जब डेटा हमें मिल गया, तो ऐसी भी केस होते हैं जब हो सकता है वो डेटा एरे के अंदर ना हो, तो उससे तो क्या है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमें n टाइम तो सर्च करना ही पड़ेगा, और लास्ट में जाके हमें जब अंतिम एलिमेंट होगा हमारे एरे का, उस समय पता चलेगा कि वो डेटा पर्टिकुलर इस एरे में था ही नहीं। और या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियर सर्च में सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब लगती है, तो 2 केस होते हैं, या तो वो अंतिम एलिमेंट हो या फिर वो एक ऐसा डेटा एलिमेंट आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो जो उस एरे के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। लीनियर सर्च में ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1 कंडीशन होगी, या तो जो आपने सर्च किया है डेटा को वो एरे का अंतिम डेटा है, लास्ट पोजीशन के ऊपर वो रखा हुआ है। दूसरी कंडीशन हो सकती है आपने जो डेटा सर्च किया वो एग्जैक्टली एरे के अंदर प्रेजेंट ही नहीं था और आप उस डेटा को ढूंढ रहे थे। दोनों ही केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, और ये आपकी लीनियर सर्च हो जाती है कंप्लीट। नंबर 2 पे बात करेंगे बाइनरी सर्च की। बाइनरी, देखो बाई का मतलब होता है 2। यहाँ पे आपको 2 पार्ट में प्रॉब्लम को डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने मर्ज में बात की, क्विक सॉर्टिंग में बात की, हीप में बात की। बाइनरी सॉर्टिंग ये बोलती है आपकी पूरे एरे का मिडल वाला जो डेटा होगा वो होना चाहिए रूट एलिमेंट। इसके लेफ़्ट में सारे छोटे एलिमेंट होंगे, लेस देन वाले जो डेटा होंगे वो सारे लेफ़्ट में होंगे, रूट से बड़ा जो डेटा होगा वो होगा राइट में। इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। बाइनरी सर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखो कुछ कंडीशंस होती हैं। देखो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है, जैसे हमने लीनियर सर्च की बात की, अगर हमारे पास किसी भी रिवर्स कंडीशन में एरे अनसॉर्टेड मिल जाए तो हमारे लिए कंपलसरी कंडीशन है, हमें लीनियर सर्च अप्लाई करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी अप्लाई करना पड़ेगा। और बाइनरी सर्च हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका एरे सॉर्टेड है, मतलब या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तभी आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हो। ये इसकी मस्ट कंडीशन है। अगर अनसॉर्टेड एरे है तो बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं हो सकती। नंबर 2 पे ये क्या बोलता है, बाइनरी सर्च बोलती है, नंबर 2 पे मेरी कंडीशन है मिडल एलिमेंट जो होगा ऑलवेज रूट नोड, ऑलवेज पेरेंट नोड, ये वाली नोड जो है वो पूरे एरे का मिडल एलिमेंट आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, रूट नोड पे। इसे बोला जाता है रूट नोड। रूट मतलब जड़। आपकी जो पूरी ट्री है वो यहाँ से शुरू होगी, देन वो उसको हम डिवाइड करेंगे, छोटे डेटा एलिमेंट इधर आएंगे लेफ्ट साइड में और बड़े डेटा एलिमेंट जाएंगे राइट साइड में। तो रूट एलिमेंट या रूट नोड जो होगा वो हमेशा मिडल एलिमेंट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन बाइनरी सर्च के अंदर लगती है कि आपकी जो लेफ्ट ट्री है, ये वाली जो ट्री है या फिर ये नोड जो भी इधर लेफ्ट साइड में आएंगी वो ऑलवेज लेस देन होंगी, छोटी होंगी रूट नोड से, मतलब रूट हमेशा बड़ा रहेगा। इससे लेफ्ट में आने वाली सभी नोड्स छोटी होंगी, लेस देन होंगी। और फोर्थ कंडीशन हमारी है राइट की जो ट्री होगी या फिर राइट का जो नोड होगा वो हमेशा रूट नोड से बड़ा होना चाहिए। देखो बराबर की कंडीशन मैंने कभी नहीं बोली
कि लेस देन और इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ग्रेटर ही होना चाहिए। आपका रूट नोड अगर 3 है तो लेफ़्ट चाइल्ड में हमेशा 2 और 1 आ सकते हैं। राइट चाइल्ड में आप 4, 5, 6 जितने भी लिखो, यहाँ 3 नहीं आ सकता इस तरफ, और यहाँ पे भी 3 नहीं आ सकता। लेफ़्ट में छोटे एलिमेंट आएंगे, छोटा डेटा आएगा, राइट में बड़े डेटा आएंगे। बीच का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा रूट में रहेगा। ये चारों कंडीशन अगर पूरी होती है तभी हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर पाएंगे। मान लेते हैं ये कोई एरे हमें दिया है। अब मैं आपको एक बाइनरी ट्री बना के हम देखेंगे कि हमें ये एरे कैसे सॉर्ट करना है, उसके बाद हम सर्चिंग अप्लाई करेंगे। तो बाइनरी सर्च क्या बोलता है, आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। अभी ये अनसॉर्टेड है, इसके ऊपर हम लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे और इसको सॉर्टिंग कर देंगे। सबसे छोटा एलिमेंट 3 आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8, देन 9, 12, 14 और 16। मिडिल का जो एलिमेंट होगा मतलब 9 जो है वो हमेशा रूट नोड होगा। उसके लेफ़्ट में 8 होगा। 8 से देखो छोटा एलिमेंट है 6 उसके लेफ़्ट में होगा और 3 इस 6 के लेफ़्ट में होगा। 9 से बड़ा है 12 के राइट में होगा 14 और 14 के राइट में होगा 16। तो ये ट्री इस तरीके से बन जाएगी। अब बाइनरी सर्च देखो, आपको अगर ये दिया गया है, ये आपकी बाइनरी ट्री है, इसमें आपको सर्च करना है 14। आपने सबसे पहले क्या देखा, मिडल एलिमेंट 9 है और 14 जो है वो 9 से बड़ा है। इसका मतलब आपको आधी ट्री के पास तो जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ राइट साइड में जाना है, क्योंकि आपको पता है कि बड़े एलिमेंट जो होते हैं बाइनरी ट्री के अंदर वो हमेशा आपको राइट साइड में मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, राइट में जाओगे, 12 को सर्च करोगे, 14 फिर भी बड़ा है तो फिर आप इसके अगले वाले राइट एलिमेंट पे जाओगे, आपको 14 मिल जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं जब किसी बड़ी प्रॉब्लम को हम आधी आधी डिवाइड करते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n क्यों हो जाती है, क्योंकि आपको मिडल एलिमेंट से ही ये पता चल जाता है कि आपको ट्री के इस साइड में जाना है या फिर इस साइड में जाना है। आपको इधर वाली ट्री तो सर्च ही नहीं करनी पड़ी। बट लीनियर सर्च आपको क्या बोलता है, अगर आपको 14 को सर्च करना है, आप पहला एलिमेंट ढूंढो, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, और चौथे पे आपको पता चला कि आपको 14 मिल गया। इस तरीके से अगर ये 14 लास्ट में होता तो आपको पूरे एरे को ट्रावर्स करना पड़ता, रीड करना पड़ता। इसलिए बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ध्यान रखना होती है log n। तो इस तरह से बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान करना है। अब इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। हमेशा की तरह आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, बाद में आपको सॉल्यूशन को देखना है। बाइनरी सर्च के ये कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। अगर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को अप्लाई करें तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, उनमें से कोई एक ऐसी है जो रिक्वायर नहीं है। लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, ये तो एकदम इमीडिएट हमारी कंडीशन मानी जाती है, कंपलसरी कंडीशन है कि आपको अगर बाइनरी सर्च अप्लाई करना है लिस्ट सॉर्टेड होना चाहिए। देयर शुड बी द डायरेक्ट एक्सेस टू द मिडल एलिमेंट इन एनी सब लिस्ट। अगर कोई भी लिस्ट दी हुई है उसमें बाइनरी सर्च ये बोलता है मिडल एलिमेंट को आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाओ, ऐसा कोई मेथड आपको अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। ये कंडीशन भी बिल्कुल सही है कि हम रूट नोड के ऊपर हमेशा मिडल एलिमेंट को रखते हैं और लेफ़्ट ट्री के अंदर उससे छोटे एलिमेंट, राइट ट्री के अंदर रूट से बड़े एलिमेंट्स को हम यहाँ पे रखते हैं। सी ऑप्शन है, देयर मस्ट बी मैकेनिज्म टू डिलीट और इंसर्ट एलिमेंट इन लिस्ट। अगर एलिमेंट को डिलीट करना है और इंसर्ट करना है उसके लिए कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। देखो ऐसी कोई भी कंडीशन मैंने आपको नहीं बताई और ना ही ऐसी कोई कंडीशन होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज़, मतलब बाइनरी सर्च ट्री का ऑर्डर क्या है, n, n स्क्वायर, n log n और log n। तो देखो कोई भी रूट है उसे हम मिडल एलिमेंट को रखते हैं रूट नोड में
उससे लेफ़्ट साइड में हम रखते हैं छोटे वाले एलिमेंट को, बड़े एलिमेंट को रखते हैं राइट साइड में, फिर हम छोटे एलिमेंट को रखते हैं लेफ़्ट साइड में। इस वाली नोड से बड़े एलिमेंट को रखते हैं यहाँ पे, बट ये वाली जो नोड है वो रूट से छोटी ही रहेगी। इसका मतलब इसका जो लेफ़्ट ट्री कितना भी बड़ा हो वो हमेशा रूट से छोटा ही रहेगा, लेस देन रहेगा रूट से। और राइट में बनने वाला चाहे कितना भी बड़ा ट्री हो वो हमेशा मिडल एलिमेंट या रूट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट्स होंगे, बड़े डेटा होंगे। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है बाइनरी का? log n। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बाइनरी का नाम आते ही, किसी भी प्रॉब्लम को डिवाइड करने का नाम आते ही आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, log n तो वहाँ पे आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग बाइनरी सर्च ट्री? बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सही है? द वैल्यू एट द नोड n इज़ लेस देन एवरी वैल्यू इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड। ये बोल रहा है कि जो नोड n है उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी प्रत्येक एलिमेंट से जो उसके लेफ़्ट के अंदर आएगा। तो ये तो बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है। हम बात कर रहे थे कि रूट नोड की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए लेफ़्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ नोड n इज़ लेस देन, मतलब इस n की ही वैल्यू आप कम कर दो उन सब एलिमेंट से, उन सब वैल्यूज से जो कि लेफ़्ट में आए हैं। ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन ये क्या बोल रहा है? द वैल्यू एट नोड n, यहाँ पे भी कोई नोड है जो है n, ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगा और इक्वल टू, देखो इक्वल की कंडीशन आ गई, एवरी वैल्यू इन द राइट सब ट्री। देखो राइट वाले ट्री के अंदर जो जो एलिमेंट्स आएंगे उनसे रूट नोड हमेशा ग्रेटर रहेगा या फिर बराबर रहेगा। बराबर की कंडीशन बिल्कुल गलत है। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन की बात करता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, बट ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदर वन नीदर टू, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर ट्रू अबाउट बाइनरी? हमें यहाँ से वापस से तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कौन कौन से बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के बारे में सही है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन सॉर्टेड एरे, कि इसे अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं सॉर्टेड एरे पे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वन मस्ट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द मिडल एलिमेंट इन एनी सब लिस्ट, किसी भी लिस्ट के अंदर आप मिडल एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो रूट नोड होता है वो ही डायरेक्ट हमारा मिडल एलिमेंट होता है, इसे हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। या फिर आप बोल सकते हो इस ट्री को आप जब भी एक्सेस करोगे सबसे पहले आपको ये ही रूट नोड मिलेगा। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन सॉर्टेड लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट सॉर्टेड हो नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का लिंक लिस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। और लिंक लिस्ट का आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लिंक लिस्ट होती है लीनियर। लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन आप थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर होता है, इस पॉइंटर से हम लिंक लिस्ट की पहली नोड तक जा सकते हैं, जिसमें नोड को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है डेटा पार्ट, दूसरा होता है पॉइंटर वाला भाग। ये पॉइंटर किसका एड्रेस रखता है? अगली लिंक लिस्ट की नोड का। उसमें भी सेम कहानी होती है, एक साइड में रखा जाता है डेटा को, दूसरी साइड में रखा जाता है पॉइंटर को। फिर ये जो पॉइंटर है ये अपने से अगली वाली नोड का एड्रेस रखता है। अगर आपको डायरेक्ट इस वाली नोड पे जाना है लिंक लिस्ट के केस में, आपको हमेशा लीनियर सर्च ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास इस नोड का एड्रेस नहीं होता। आप सबसे पहले इस लिंक लिस्ट के मेन पॉइंटर को देखोगे, वहाँ से आप पहले नोड पे पहुँचोगे, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में जाओगे, वहाँ से आप अगली नोड पे पहुँचोगे, फिर आप उसके नेक्स्ट में जाओगे, देन आप उस नोड के डेटा पे पहुँचोगे। आपको लीनियर सर्च अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। इस केस में बात करें ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइनरी सर्च तो log n पे काम करती है। करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ दो है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सर्च
एल्गोरिदम कैन नॉट बी अप्लाइड टू, कहाँ पे अप्लाई हम नहीं कर सकते बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को। तो देखो सॉर्टेड लीनियर एरे, सॉर्टेड आ गया ना और एरे है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर सकते हैं। सॉर्टेड बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री तो मैंने आपको बना के ही दिखाया है, और सॉर्टेड भी है कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटर एरे, एरे है और वो पॉइंटर का एरे है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी हम बाइनरी सर्च ट्री इस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बट सॉर्टेड लिंक लिस्ट, देखो यहाँ पे घुमा के इसने किस तरीके से हमें लिंक लिस्ट दिया कि सॉर्टेड है और वो भी लिंक लिस्ट है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गलत, क्योंकि लिंक लिस्ट और बाइनरी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। लिंक लिस्ट ऑर्डर ऑफ n पे ही काम करती है, और बाइनरी सर्च ट्री तो फेमस ही इस वजह से है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस ऑफ द बाइनरी सर्च ओवर n एलिमेंट्स। अगर हम n एलिमेंट्स की बात करें किसी भी एरे के अंदर, वो सॉर्टेड भी है, तो बाइनरी सर्च जो है वो वर्स्ट केस में कैसा परफॉर्म करती है, log n, n स्क्वायर, n log n या फिर n। तो मैंने आपको बता दिया पूरी लिस्ट में चाहे वो 10 डेटा का एरे हो या फिर वो 10,000 डेटा का एरे हो, हमें मिडल एलिमेंट मिल जाएगा, मिडल रूट पे होता है। तो जो डेटा आप सर्च कर रहे हो, मान लेते हैं 1 से लेके 1000 तक की काउंटिंग हमारी एरे में चल रही है, ट्री बनी हुई है, हमें ढूंढना है 512 को। मिडल बताओ आप क्या होगा, मिडल होगा 500, इस पूरे एरे का मिडल होगा 500। तो हम डायरेक्ट 500 को एक्सेस करेंगे सबसे पहले और कंपेयर करेंगे 512 500 से छोटा है या बड़ा है। कंपेयर क्यों करेंगे, ताकि हम देखें हमें लेफ़्ट ट्री में जाना है या राइट में। तो 512 तो बड़ा है, हम राइट में जाएंगे। अब राइट में हमें जो नोड मिलेगा वो भी जितने भी 500 एलिमेंट है उनका मिड होगा, लगभग 750। अब 750 से 512 बड़ा है या छोटा, तो छोटा है। छोटा होते ही हम उसके लेफ़्ट में आ जाएंगे। लेफ़्ट में 250 एलिमेंट्स हैं, उनका भी मिड हमें यहाँ पे मिलेगा, 625 आ जाएगा। 625 से 512 बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है। तो ये भी जो 125 नंबर हैं उनका भी मिड यहाँ पे आएगा, लगभग 563। 563 से 512 फिर से छोटा है, तो एरे में ये ढूंढने के लिए जाएगा लेफ़्ट साइड में, हम पहुँचेंगे 532 पे। 532 से 512 फिर छोटा है। तो इस तरीके से क्या है कि इधर की तो पूरे एलिमेंट आपने स्किप कर दिए, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और 500 एलिमेंट तो सीधे सीधे आपने लेफ़्ट साइड में भी यूज़ नहीं किए। इसलिए वर्स्ट केस के अंदर भी अगर हम बात करें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है log n। log n से तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो लीनियर सर्च एल्गोरिदम के ऊपर हैं, वो भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन सिक्वेंशियल सर्च। अगर आप सिक्वेंशियली सर्च करते हो तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको कितने करने पड़ेंगे। यहाँ पे सॉर्टिंग वाली बात नहीं हो रही है, सिर्फ सर्च की। और सिक्वेंशियल का मतलब कोई एरे अगर आपको दिया गया है, आप पहले फर्स्ट एलिमेंट को यूज़ करोगे, देन नेक्स्ट वाले को सर्च करोगे, देन तीसरे को सर्च करोगे, देन चौथे को सर्च करोगे। सिक्वेंशियल से यहाँ पे मतलब है लीनियर सर्च, 1 बाय 1 आपको सर्च करना है। इन्होंने यहाँ पे गेम खेला बच्चों के साथ, लीनियर की जगह पे नाम दिया है सिक्वेंशियल सर्च। एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन का मतलब हो गया कि अगर वो डेटा मिडल के अंदर है तो लगभग हमें कितने एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे। या फिर ये बोल सकते हैं कि हो सकता है एरे है 100 नंबर का, कभी तो हमें डेटा मिल जाता है पहले ही नंबर पे, कभी मिल जाता है 99वें नंबर पे, कभी मिल जाता है मिडल में, कभी मिल जाता है 10वें 12वें नंबर पे। तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन अगर पूरी लिस्ट का लेके चलें तो हमारा कैसे कैलकुलेशन हम करेंगे, वो होता है n+1/2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछा है, और सिक्वेंशियल सर्च का नाम देके यहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज केस जो होता है लीनियर सर्च के अंदर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इसकी लैंग्वेज को आप पढ़ो। और ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज केस पूछा है कि अगर एवरेज केस की बात करेंगे लीनियर सर्च के अंदर, इसका मतलब जो एरे हमें दिया जाएगा, हमें वो एलिमेंट जो हम ढूंढ रहे हैं वो लगभग मिडल में जब मिलेगा वो होता है एवरेज केस। तो ये क्या ऑप्शन दे रहा है, व्हेन आइटम इज़ समवेयर इन द मिडल ऑफ द एरे, व्हेन आइटम इज़ नॉट इन द एरे, व्हेन आइटम इज़ द लास्ट एलिमेंट इन द एरे, या फिर वो जो लास्ट एलिमेंट भी होगा एरे में और या फिर वो एरे में होगा ही नहीं। तो ये एवरेज केस मैंने आपको नहीं बताया था। एवरेज केस है कि वो आपको मिडल के अंदर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देती हूँ, अगर यहाँ पे एवरेज केस की जगह पे पूछा होता हमसे वर्स्ट केस, वर्स्ट केस के अंदर जो लीनियर सर्च की एल्गोरिदम होती है उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, तब देखो आपको लास्ट एलिमेंट पे भी क्लिक नहीं करना और नॉट इन द एरे पे भी क्लिक नहीं करना। आपको ऑप्शन सारे अच्छे से पढ़ने हैं और ये दोनों ही ऑप्शन हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा वर्स्ट केस का तो वो ये तीनों ही ऑप्शन आपको ज़रूर देगा, ताकि आप पहला ऑप्शन पढ़ते ही इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं। वर्स्ट केस में लीनियर सर्च कब परफॉर्म करेगी, जब या तो वो एलिमेंट जो है वो पूरे के पूरे एरे में हमें लास्ट में मिले और क्या हो, या फिर वो हमें मिले ही नहीं, हम पूरा सर्च भी कर लें 1 बाय 1 और लास्ट में हमें पता चला कि वो एलिमेंट तो इस एरे में था ही नहीं। ये दोनों ही केस होते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना और मेरे हिसाब से अगर आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करोगे तो कहीं ना कहीं आप इस वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी लिख लेना। अब ये एक पूरा का पूरा छोटा सा चार्ट है, जो चार्ट मैंने आपको कल बताया था उसे ही मैंने इस तरीके से यहाँ पे पूरा सॉर्ट आउट करके लिख दिया ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। यहाँ तक हमने सर्चिंग सॉर्टिंग को पूरा कर लिया। अब आपका कुछ भी पेंडिंग नहीं है, सारे MCQ हमने डिस्कस कर लिए जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। आपको ये सर्चिंग सॉर्टिंग टॉपिक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आपके जो कमेंट होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह से अलग अलग टॉपिक के ऊपर काम करने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे क्या होता है कि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करती हूँ आपको टाइम से उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। और मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनको मैं पोस्ट करती हूँ, तो आप उसे भी चेक करें और उसके आंसर जो होते हैं वो आपको लगभग या तो उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे मैं उसके मैसेज बॉक्स में डाल देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।